तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में अचानक से अलग अलग जगह पर पोर्टल्स ओपन होने लगे, जिनमें से मॉन्स्टर्स निकलकर इंसानों को मारते थे। और इसी दौरान कुछ ह्यूमंस को स्पेशल एबिलिटीज भी मिलने लगी, जिसे अवेकनिंग कहा जाता था, जिसकी मदद से वो सारे स्पेशल ह्यूमंस हंटर के रूप में मॉन्स्टर्स को मार के ह्यूमंस को बचाते थे। इन हंटर्स के अलग अलग लेवल थे, जिसमें सबसे पावरफुल था एस रैंक और सबसे वीक था ई रैंक। अब हम हमारे हीरो जिनवू को देखते हैं, जो कि एक ई रैंक हीरो था और उसे उसके टीममेट्स वीकेस्ट हीरो के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हाल ही में एक ई रैंक डंजन में जाके भी जख्मी हो गया था। इसलिए उसकी दोस्त जूही उसे डांटने लगती है कि उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए। जूही एक बी रैंक की हीलर थी और उसे जिनवू बहुत पसंद था, लेकिन उसने अभी तक उसे ये नहीं बताया था। एक दिन जिनवू जूही और अपने टीममेट्स के साथ एक डंजन रेड पर जाता है, जहां वो बहुत मुश्किल से एक गॉब्लिन को मार पाता है और उससे उसे एक क्रिस्टल मिलता है। और ऐसे ही क्रिस्टल के चक्कर में इंसान डंजन्स में आके मॉन्स्टर्स को मारते थे, साथ ही इससे वो इंसानों को मॉन्स्टर्स से भी बचा पाते थे। अब जिनवू देखता है कि उसके बाकी टीममेट्स ने मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी उन सबको उस डंजन में एक गुफा दिखती है। तो वो लोग सोचते हैं कि उस गुफा में और भी मॉन्स्टर्स होंगे, जिनसे उन्हें क्रिस्टल मिलेंगे और ज्यादा मुनाफा होगा। इसलिए वो लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन सबको एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर कई सारी मूर्तियाँ थी और वहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति चेयर पर बैठी थी। साथ ही उनमें से एक स्टैचू पर लिखा था कि तुम्हें गॉड की पूजा करनी होगी, फिर गॉड की तारीफ करनी होगी और फिर तुम्हें गॉड पर विश्वास रखना होगा। लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आती। उसी वक्त वो बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे जिनवू का एक टीम में डर जाता है और दरवाजा खोल के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहाँ खड़ी एक मूर्ति अपने हथियार से उसे बीच में से काट देती है। ये देखकर जिनवू समेत सभी लोग चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो लोग गलत जगह पहुंच गए हैं। उसी वक्त जिनवू देखता है कि उस बड़े वाले स्टैचू से लेजर बीम निकलने वाली है, जिसे देखकर जिनवू सबको नीचे झुकने को बोलता है। लेकिन एक बंदा समय पर झुक नहीं पाता और मारा जाता है, लेकिन बाकी सब में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ था और वो स्टैचू अब उन पे अटैक भी नहीं कर रहा था। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी जिनवू को याद आता है कि उसे एक स्टैचू पर गॉड की पूजा करने के लिए कहा था। इसलिए जिनवू समझ जाता है कि वो बड़ी वाली मूर्ति ही गॉड है और उन सब ने गॉड के सामने झुककर पूजा कर ली है। लेकिन अब उन सबको गॉड की तारीफ करनी थी। उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू खड़ा हो जाता है और उन सबको कुचलने के लिए उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर एक बंदा हाथ जोड़ के उस बड़ी मूर्ति की तारीफ करने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो उस मूर्ति के पैरों में कुचला जाता है। ये देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जिनवू देखता है कि वहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं, उनमें से कुछ मूर्तियों के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ये देखकर जिनवू सभी को वैसी ही मूर्तियों के पास जाने को कहता है, जिसके कारण वो मूर्तियां म्यूजिक बजाने लगती है। लेकिन जिनवू खुद सही समय पर मूर्ति के पास नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण एक मूर्ति उस पर हमला करती है, जिससे बचने में उसका एक पैर कट जाता है। अब जिनवू रेंगते हुए उस लास्ट म्यूजिक वाली मूर्ति पर चला जाता है, जिसके म्यूजिक बजाते ही वो बड़ा वाला स्टैचू वापस चेयर पर बैठ जाता है। तभी उस जगह के बीच से एक अल्टर बाहर आता है, जिसे देखकर जिनवू कहता है कि हो सकता है कि हम में से किसी को यहाँ अपना सेक्रीफाइस देना हो। ये देखकर जिनवू के कुछ टीममेट्स कैप्टन को सेक्रीफाइस देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही उन्हें यहाँ लाया था। तो कैप्टन उस अल्टर पर चला जाता है, जिसके कारण वहाँ एक जगह आग जलती है, पर कैप्टन को कुछ नहीं होता। तो बाकी लोग भी उस अल्टर पर आ जाते हैं, जिनके आते ही वो बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है और वो सारी मूर्तियाँ धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है। ये देखकर उनमें से एक बंदा वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा बंद हो जाता है। लेकिन जिनवू उन सबको वहाँ रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन सबकी जान बच जाएगी। पर उन सबकी फैमिली थी और उन्हें लग रहा था कि वो मूर्तियां उन्हें मार देगी। इसलिए उनमें से बहुत सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और एंड में बस कैप्टन, जूही और जिनवू बचते हैं। तो जिनवू उन सबको भी वहां से भागने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे भी शक होने लगा था कि वो लोग बच पाएंगे या नहीं। ऊपर से दरवाजा भी बस थोड़ा सा ही ओपन रह गया था, लेकिन जूही जिनवू को छोड़ के वहां से नहीं जाना चाहती थी।
पर जिन वो कैप्टन से कहता है कि मेरा पैर कट चुका है, इसलिए मैं चल नहीं सकता, इसलिए आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। तो कैप्टन ना चाहते हुए भी जूही को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है, क्योंकि उनकी भी फैमिली थी। तो उन सबके जाने के बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद वो मूर्तियाँ जिन-वू पर एक एक करके अटैक करने लगती है, जिसके कारण जिन-वू को बहुत दर्द हो रहा था। तभी जिन-वू के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए चुने गए हो, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यस दबाएं, वरना आपकी मौत हो जाएगी। तो जिन-वू यस दबा देता है। अगले दिन उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां वो देखता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर जिन-वू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हंटर एसोसिएशन से जिन-वू के पास एजेंट वू और उसका साथी आता है। असल में हंटर एसोसिएशन एक तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्पेशल लोगों को हंटर बनने का सर्टिफिकेट देती थी। साथ ही उनके लेवल डिसाइड करके शहर की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखती थी। अब एजेंट वू जिन-वू को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बोलता है कि हमें तुम उसी डंजन में मिले थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं थी। ये सुन के जिन-वू उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। इस पे एजेंट वू कहता है कि हमें तुम पर विश्वास है, क्योंकि हमें वहाँ से डेड बॉडीज भी मिली हैं। इसके बाद जिन-वू एजेंट वू से जूही के बारे में पूछता है, तो एजेंट वू कहता है कि वो ठीक है, पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और आज हम लोग यहाँ तुम्हारे लेवल का रीटेस्ट करने आए हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे इवेंट से लोगों की दोबारा रीअवेकनिंग हो जाती है और उनका लेवल बढ़ जाता है। अब वो जिन-वू का लेवल टेस्ट करने के लिए उसके सामने एक क्रिस्टल रखता है, लेकिन उसका लेवल अभी भी ई ही था और उसकी पावर बहुत कम थी। ये देखकर वो अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद जिन-वू के सामने वही स्क्रीन ओपन होती है जिसमें कई सारी नोटिफिकेशंस थी, जिसे पढ़ के जिन-वू को पता चलता है कि ये एक तरीके का सिस्टम है जो प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। साथ ही जिन-वू उन नोटिफिकेशंस में से एक डेली गोल देखता है जिसमें जिन-वू को 100 पुशअप्स और कुछ एक्सरसाइज करनी थी और अगर जिन-वू ऐसा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिल सकती थी। लेकिन जिन-वू को लगता है कि ये सब फेक है, इसलिए वो सो जाता है। पर जैसे ही उस गोल का टाइम खत्म हो जाता है, जिन-वू अचानक से एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां उसके पीछे एक जाइंट सेंटीपीड पड़ जाता है, जिससे बचते हुए जिन-वू को यहां 4 घंटे सरवाइव करना था, वरना वो मारा जाएगा। तो जिन-वू उस सेंटीपीड से बचते बचते भागने लगता है और 4 घंटे तक सरवाइव कर लेता है, जिसके कारण उसकी पेनल्टी पूरी हो जाती है और वो नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। साथ ही उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने से पहले ही जिन-वू बेहोश हो जाता है। अगले दिन जिन-वू को फिर से वही डेली गोल दिखते हैं, जिन्हें देखकर जिन-वू बिना सोचे एक्सरसाइज करने लग जाता है। इधर उसी बीच जूही जिन-वू से मिलने आती है, लेकिन जिन-वू एक्सरसाइज करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर गया था, इसलिए जूही वापस चली जाती है। इधर जिन-वू आज का गोल कंप्लीट कर लेता है, जिसके कारण उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से पहले वाले से उसकी सारी थकान एकदम से खत्म हो जाती है। दूसरे रिवॉर्ड में उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता था। तो जिन-वू उन पॉइंट से अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। साथ ही तीसरे रिवॉर्ड में उसे एक की मिलती है, जिसे देखकर जिन-वू को कुछ समझ नहीं आता। आगे जिन-वू अपनी मॉम से मिलने आता है, जो हॉस्पिटल में भर्ती थी, क्योंकि उन्हें इटर्नल स्लीप नाम की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो हमेशा कोमा में ही रहती थी और डॉक्टर ने कहा था कि डंजन्स में एक वाटर ऑफ लाइफ नाम का ट्रेजर मिलता है और उसी से उसकी मॉम ठीक हो सकती है। पर जिन-वू बहुत ही गरीब था, इसलिए वो वाटर ऑफ लाइफ नहीं खरीद सकता था। ऊपर से उसकी एक छोटी बहन भी थी जो स्कूल में पढ़ती थी। तो जिन-वू हॉस्पिटल और स्कूल का खर्चा उठाने की वजह से ही डंजन जैसे डेंजरस जगह पर काम करता था। आगे जिन-वू एक स्टेशन की तरफ जाता है, जहां अचानक से एक की होल बन जाता है। तो जिन-वू अपनी उस की का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक डंजन के अंदर है और वो यहाँ से तभी बाहर जा सकता है जब वो डंजन बॉस को हरा दे या उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन हो। पर जिन-वू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं था, इसलिए जिन-वू डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ उस पे कुछ गॉब्लिन्स हमला करते हैं, जिन्हें जिन-वू आराम से हरा पा रहा था। तभी उसके सामने एक वॉल्फ बीस्ट आ जाता है, तो जिन-वू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पुरानी सी तलवार टूट जाती है। ये देखकर जिन-वू डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है।
लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे पिछले दिन डेली गोल पूरा करने पर एक स्वॉर्ड मिली थी। तो जिन वो उस स्वॉर्ड को निकाल के उस वॉल्फ बीस्ट को मार देता है, जिसके बाद वो एक जगह बैठकर आराम करने लगता है और बोलता है कि इन बीस्ट को मारने की वजह से भी उसे पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऊपर से उसका लेवल भी बढ़ रहा है और अब उसका लेवल 2 हो गया है। तभी जिनवो उन मिले हुए पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में लगा देता है। उसी वक्त जिनवो को उस वॉल्फ बीस्ट से एक आइटम मिलता है जिसके बारे में जिनवो को नहीं पता था। लेकिन तभी वो सिस्टम जिनवो को एक शॉप दिखाता है जहां जिनवो उस आइटम को बेच सकता था। तो वो उसे तुरंत ही बेच देता है, जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। लेकिन जिनवू उन गोल्ड कॉइन से अभी कुछ नहीं खरीद सकता था क्योंकि उसका लेवल अभी इतना नहीं था। अब जिनवू आगे जाने लगता है जहां उसे बहुत सारे वॉल्फ बीस्ट घेर लेते हैं, लेकिन जिनवू हार नहीं मानता और उन सबको एक एक करके मार देता है, जिससे उसका लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन साथ ही उसकी स्वॉर्ड बहुत कमजोर भी हो गई थी। लेकिन जिनवू को अब कई सारे आइटम्स के साथ साथ टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल गया था, पर जिनवू वहां से नहीं जाता और डिसाइड करता है कि वो डंजन बॉस को मारेगा। इसके बाद उसके सामने अलग अलग मॉन्स्टर आने लगते हैं जिनके नेम टैग अलग अलग कलर में थे। जहां व्हाइट नेम टैग का मतलब था कि वो बहुत वीक मॉन्स्टर है, ऑरेंज का मतलब था कि वो एवरेज मॉन्स्टर है, पर रेड का मतलब था कि वो जिनवू से बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है। अब जिनवू आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पहुंच जाता है जहां उसके सामने डंजन बॉस आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक था। तो जिनवू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस स्नेक की बॉडी बहुत ज्यादा मोटी थी, जिसके कारण जिनवू की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो स्नेक बुरी तरह जिनवू को पीटने लगता है। लेकिन जिनवू अपने पुराने दिनों को याद करते हुए फिर खड़ा हो जाता है और उस स्नेक पर चढ़ के अपने हाथ से ही उस पर अटैक करता है और अपने हाथ से उस स्नेक की स्किन के सेल को तोड़ के उसे मार देता है। जहां उस स्नेक को मारने से जिनवू को एक डैगर मिलता है जिसकी स्पेशल एबिलिटी थी कि उससे जिनवू का अपोनेंट कुछ समय के लिए पैरालाइज हो सकता था। उसी वक्त वो डंजन गायब हो जाता है और जिनवू अपने आप को स्टेशन से बाहर पाता है जहां कुछ डी रैंक हंटर्स एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लेकिन वो मॉन्स्टर सी रैंक का था, जिसकी वजह से उन्हें उसे मारने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जिनवू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक कर उसे एक ही बार में मार देता है और इससे पहले कोई उसे देख पाता वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ इतनी एक्सरसाइज के बाद जिनवू के अच्छे खासे मसल्स बन गए थे, जिसके कारण हॉस्पिटल की नर्सेस उस पर फिदा हो जाती है। इसके बाद जिनवू डिस्चार्ज होके घर आ जाता है जहाँ वो फिर से अपने सिस्टम को चेक करने लगता है और डिसाइड करता है कि वो स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा पॉइंट्स डाल चुका है, इसलिए वो अब अपनी इंटेलिजेंस पर पॉइंट्स खर्च करने लगता है। तभी उसे उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है जो उससे किराया मांग रहे थे। तो पैसे कमाने के लिए जिनवू अलग अलग डंजन मिशंस देखने लगता है जहां उसे एक मिशन दिखता है जिसमें एक टीम को एक बैग उठाने वाला बंदा चाहिए था और वो इसके लिए अच्छा खासा अमाउंट दे रहे थे। तो जिनवू उनके पास चला जाता है जो कि एक सी रैंक टीम थी और सी रैंक डंजन में जाने वाली थी, पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें 2 बंदे और चाहिए थे। इसलिए उन्होंने जिनवू और एक और बंदे योजिन को हायर कर लिया था जो कि बहुत अमीर था क्योंकि उसके आर्मर और वेपन काफी महंगे लग रहे थे। अब जिनवू योजिन और उस टीम के साथ डंजन में चला जाता है जहां उन सब पर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हमला करते हैं जिन्हें जिनवू की टीम मार देती है। लेकिन जिनवू कुछ नहीं करता ताकि उसकी असलियत सामने ना आए कि वो अब एक ई रैंक हंटर नहीं रहा, क्योंकि इससे सभी की निगाहें उसकी तरफ आ सकती थी। इसके बाद वो सभी डंजन बॉस की जगह पर जाते हैं जो एक बड़ी सी स्पाइडर थी और अभी सो रही थी, पर उसके आसपास बहुत सारे क्रिस्टल्स थे। लेकिन वो टीम कहती है कि हम खुदाई करने वाले वेपन्स लाना भूल गए, इसलिए वो जिनवू और योजिन को वहीं रुकने को बोल के वो टूल्स लाने के लिए जाने लगते हैं। पर अचानक से वो उस जगह की छत तोड़ देते हैं जिसकी वजह से उस जगह से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और वो स्पाइडर बीस भी जाग जाता है जिसके पास इस वक्त सिर्फ योजिन और जिनवू थे। असल में उस टीम का ये प्लान था कि वो सब इन दोनों को यहाँ मरवा देंगे, जिसके कारण उन्हें अपने क्रिस्टल्स इनके साथ शेयर भी नहीं करने पड़ेंगे और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और ये टीम अक्सर ऐसा ही करती थी। इधर हम जिनवू को देखते हैं जो योजिन को पीछे हटने को कह के उस स्पाइडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस पे एक जोरदार वार करता है, जिस अटैक को देखकर योजिन सोचता है कि जिनवू तो एक ई रैंक हंटर है, तो ये ऐसा कैसे कर सकता है, कहीं ये अपना लेवल झूठ तो नहीं बता रहा।
क्योंकि ऐसे कई सारे साइकोपैथ हंटर होते हैं जो अपना लेवल कम बताकर भी मजे के लिए डंजन में आते हैं। अब योजेन डर के मारे पीछे हो जाता है। इधर जिनवू देखता है कि उस स्पाइडर का आर्मर बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। साथ ही वो स्पाइडर बहुत स्पीड से जिनवू पर अटैक कर रहा था। तो जिनवू अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी डैश नाम की नई स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे जिनवू की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो लगातार उस स्पाइडर पे अटैक करने लगता है। लेकिन अचानक से इतनी स्पीड के कारण वो बहुत थक जाता है और वो स्पाइडर जिनवू को बस मारने ही वाला था। पर तभी जिनवू अपने डेली गोल के रिवॉर्ड से खुद की थकान को खत्म कर लेता है और फिर से खड़ा होकर लगातार उस स्पाइडर के सर पे अटैक करता है, जिससे वो मारा जाता है और अब जिनवू का लेवल और बढ़ जाता है। ये देखकर योजेन घबरा जाता है और जिनवू का वो टूल्स वाला बैग खुद उठा लेता है। तभी पत्थरों को हटाकर वो टीम वहां आ जाती है और उन दोनों को जिंदा देखकर उन्हें लगता है कि योजेन ने अपने महंगे वेपन्स की मदद से उस बीस्ट को मारा है, इसलिए वो लोग उन दोनों को मारने के लिए आगे आने लगते हैं। लेकिन तभी सिस्टम जिनवू को एक नया मिशन देता है, जिसमें जिनवू को उन सब टीम मेंबर्स को मारना था, वरना वो खुद मर सकता था। तो जिनवू ना चाहते हुए भी एक एक करके उन्हें मारने लगता है। ये देखकर उस टीम का कैप्टन घबरा जाता है और जिनवू से कहता है कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मेरा भाई कौन है। पर जिनवू उसे भी मार देता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आके हंटर एसोसिएशन के एक एजेंट को ये बोल देते हैं कि उस बीस्ट ने उन सबको मार दिया। तो उस एजेंट को भी लगता है कि योजेन ने ही जिनवू को उस बीस्ट से बचाया होगा। इधर हम एजेंट वू को देखते हैं, जिसे इस मिशन के बारे में पता चल जाता है और उसे जिनवू पर शक होने लगता है। साथ ही उसे जिनवू और योजिन की फिक्र भी होने लगती है, क्योंकि मरने वाली टीम का कैप्टन एक अमेरिकन एस रैंक हंटर का भाई था, जिसे इस सब का पता चल गया था और अब वो योजिन और जिनवू को मारने के लिए कोरिया आ रहा था। इधर जिनवू अपने घर आ जाता है, जहाँ ड्रिंक करते हुए उसे पता चलता है कि स्पाइडर को मारने की वजह से उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिली है, जिसके कारण उस पर पॉइजन का असर नहीं हो सकता। अगले दिन योजिन जिनवू से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है। असल में गिल्ड ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती है जो हंटर को हायर करके डंजन से मॉन्स्टर को खत्म करके क्रिस्टल्स कलेक्ट करके प्रॉफिट कमाती है। तो अब जिनवू योजिन से गिल्ड बनाने का रीजन पूछता है। इस पे योजिन बोलता है कि ये गिल्ड मेरे डैड का सपना है, क्योंकि इस वक्त मेरे डैड बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, पर फिर भी इस समय गिल्ड से सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए मैं अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए गिल्ड बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 20 मिशन पूरे करने होंगे, पर मेरा एक ही मिशन हुआ है। इसलिए वो जिनवू को 30 बिलियन वॉन ऑफर करके उसके साथ मिशन पर चलने को कहता है, पर जिनवू बाद में जवाब देने को बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेली गोल कंप्लीट करने के बाद जिनवू को एक एस रैंक डंजन की की मिलती है, जिसमें जिनवू को वाटर ऑफ लाइफ भी मिल सकता था। तो जिनवू डंजन में आ जाता है, जहाँ डंजन में घुसते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिसका टाइटल रेड में था। तो जिनवू उस बीस्ट पे लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन वो बीस्ट अपनी स्किल से जिनवू के सारे अटैक को कुछ समय के लिए गायब कर देता है और जिनवू का एक हाथ भी खा जाता है। ये देखकर जिनवू अपनी फुल रिकवरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपना हाथ सही कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लगातार जिनवू को पीटने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ लगातार कम होती जा रही थी। ये देखकर जिनवू टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से वहां से भागने की सोचता है, लेकिन गलती से उसका स्टोन उसके हाथ से छूट जाता है। तो जिनवू अपनी इन्वेंट्री से हीलिंग पोशन निकाल के उसे पी के अपनी हेल्थ थोड़ी बढ़ा लेता है और उस मॉन्स्टर पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर की वो स्किल खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर जिनवू के अटैक का असर होने लगा था। अब जिनवू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे उसे एक रेसिपी मिलती है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि उसे वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 आइटम चाहिए। तभी जिनवू देखता है कि उस डंजन में एक कैसल है, लेकिन जिनवू डिसाइड करता है कि वो अभी वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वो अभी इतना ताकतवर नहीं था कि इसे पूरा कर सके। अब जिनवू उस डंजन से बाहर आ जाता है और सोचता है कि अगर उसे उस कैसल को पूरा करना है तो उसे खुद को और अपग्रेड करना होगा। इसलिए वो योजिन के पास जाके उसके ऑफर के लिए हाँ कर देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि डंजन में सिर्फ वो और जिनवू जाएंगे। जिनवू ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अकेले ही डंजन बॉस को खत्म करके अपना लेवल बढ़ाना चाहता था, लेकिन योजिन जिनवू से बोलता है कि डंजन की रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है।
इस पे जिनवू उससे कहता है कि तुम 8 ऐसे लोगों को ढूंढ लो जो बस रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम लिखवा ले और डंजन के बाहर खड़े रहे और बाकी काम हम दोनों ही करेंगे। तो योजिन इसके लिए मान जाता है। आगे जिनवू को एक डी रैंक डंजन का इनविटेशन मिलता है, तो खुद को अपग्रेड करने के लिए जिनवू वहां चले जाता है, जहां वो देखता है कि उस जगह पर जूही समेत वो सभी लोग हैं जिनसे वो लास्ट बारी मिला था। तभी वहां कुछ क्रिमिनल्स आ जाते हैं जो उनके साथ डंजन में जाने वाले थे। तो वो टीम कैप्टन उन क्रिमिनल्स को लाने वाली एजेंट से बोलता है कि हम इनके साथ अंदर नहीं जाएंगे। इस पे वो एजेंट कहती है कि ये सब हंटर्स हैं, लेकिन किसी गुनाह में जेल गए हैं, पर ये अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें डंजन में जाना होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ एजेंट कैंग अंदर जाएंगे जो एक बी रैंक हंटर है। तो वो सब ये जान के इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद अंदर जाने पर उनके सामने 3 रास्ते आते हैं। तो कैंग कहता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, जिससे हम मॉन्स्टर्स को जल्दी खत्म कर पाएंगे। तो बाकी सब भी इसके लिए मान जाते हैं और 3 टीम्स में बंटकर अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं, जहां पहली टीम में जूही, जिनवू और वो कैप्टन था, दूसरी टीम में कैंग और बाकी क्रिमिनल्स, और तीसरी टीम में जिनवू की टीम के 2 मेंबर्स थे। इस तरफ हम कैंग को देखते हैं जो उन क्रिमिनल्स को देख रहा था। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि उन क्रिमिनल्स ने एक लड़की के साथ गलत हरकत करी थी, जिस कारण उन्हें जेल हुई थी। पर उस लड़की का फादर इस पनिशमेंट से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए उसने उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए कैंग को 2 बिलियन दिए थे। अब कैंग उन क्रिमिनल्स को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन तभी उस जगह पर वो दोनों बंदे आ जाते हैं जो दूसरे रास्ते की तरफ गए थे। तो कैंग उन क्रिमिनल्स को मारने के बाद उन दोनों की तरफ बढ़ता है ताकि वो उन दोनों को मार सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये खबर बाहर जाए और उसे सजा मिले। थोड़ी देर बाद जिनवू, जूही और वो कैप्टन उसी जगह पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो दोनों और सभी क्रिमिनल्स मरे पड़े हैं। तभी कैंग पीछे से जूही पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू जूही को बचा लेता है। अब वो सब समझ जाते हैं कि इन सबको कैंग ने ही मारा है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो, तो तुमने इन्हें क्यों मारा। तो कैंग उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन जिनवू उससे कहता है कि तुमने क्रिमिनल्स को मारा था वो तो ठीक है, पर तुमने इन दोनों को जानबूझ के मारा है क्योंकि तुम्हें इंसानों को मारने में मजा आता है, क्योंकि तुम चाहते तो इन्हें डरा के भी छोड़ सकते थे। ये सुन के कैंग हंसने लगता है। तभी जिनवू कैंग पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन वो कैप्टन उसे रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिनवू वीक है। इसके बाद कैप्टन कैंग पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ बीच बीच में जूही कैप्टन को हील कर रही थी। पर इसके बावजूद भी कैंग कैप्टन पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि कैंग एक असैसिन टाइप हंटर था जो कि हंटर्स की कैटेगरी में टॉप पर आते हैं। उसी वक्त जिनवू कैप्टन को बचाने के लिए कैंग के सामने आ जाता है, तो कैंग उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके हर अटैक को रोक रहा था। ये देखकर कैंग समझ जाता है कि जिनवू की सेकेंड अवेकनिंग हुई है, क्योंकि कैंग वही बंदा था जो वू के साथ जिनवू से मिलने हॉस्पिटल आया था। इधर जिनवू की ताकत देखकर कैप्टन और जूही भी हैरान थे। तभी जिनवू अपनी स्पीड बढ़ा के कैंग के फेस पर कट लगा देता है, जिसके कारण कैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी इनविजिबल एबिलिटी इस्तेमाल करके जिनवू पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन जिनवू खुद को हील कर लेता है और अपनी मर्डरस इंटेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके कैंग को मार देता है। जिसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वू के साथ हंटर एसोसिएशन की एजेंट थी। तो कैप्टन उन दोनों से ये बोल देता है कि कैंग ने उन सब पर अटैक करा था, लेकिन कैप्टन ने जूही के साथ मिलके उसे मार दिया। पर वू को अभी भी जिनवू पर शक हो रहा था। इसके बाद जिनवू जूही के साथ चलने लगता है, जहां जूही जिनवू को बताती है कि वो बी रैंक हीलर होने के बावजूद भी छोटे मोटे मिशंस में ही जाती है, क्योंकि शायद वो अभी तक मूर्ति वाले इंसिडेंट से बाहर नहीं आ पाई है, इसलिए उसने रिटायर होके होम टाउन जाने का फैसला करा है। साथ ही जूही जिनवू को भी एक दिन होम टाउन आने को कहती है। अब जूही वहां से चली जाती है, जिसके बाद जिनवू को एजेंट वू मिलता है, जो जिनवू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दोबारा अवेकनिंग हुई है या नहीं, पर तुम संभल कर रहना, क्योंकि एक एस रैंक हंटर तुम्हारे पीछे है, जिसकी वजह है कि तुम ई रैंक पर होने के बावजूद भी उस स्पाइडर वाले मिशन से जिंदा बच गए थे, जिसमें उस एस रैंक हंटर का भाई मारा गया था। तो ये जान के जिनवू डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से लेवल अप करना होगा, इसलिए वो अगले दिन योजिन के साथ डंजन रेड के लिए आ जाता है। योजिन ने यहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ लो रैंक और कुछ गरीब हंटर्स को हायर कर लिया था, जो सब बाहर ही रुकने वाले थे।
तभी जिनवू देखता है कि उन हंटर्स में एक छोटी लड़की भी है, लेकिन वो छोटी लड़की जिसका नाम सॉन्ग है वो जिनवू पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि वो ई रैंक हंटर ही है, बस उसकी हाइट ही छोटी रह गई है। असल में सॉन्ग जिनवू की बहन की दोस्त थी जो हंटर बनना चाहती थी। अब जिनवू और योजिन बाकी हंटर्स को बाहर छोड़ के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में डंजन बॉस को हरा के बाहर भी आ जाते हैं। तो ये देखकर बाहर खड़े सभी हंटर्स चौंक जाते हैं। अब हर रोज जिनवू योजिन के साथ डंजन में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसका लेवल भी तेजी से बढ़ रहा था। इधर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं, जिसके सेलेक्टर को ये न्यूज मिलती है कि कोई हर रोज सी रैंक डंजन खरीद रहा है, जिसके कारण उनके हंटर्स को सी रैंक डंजन नहीं मिल पा रहे। तो ये देखकर वो सेलेक्टर उन डंजन्स में जाने वाले की डिटेल देखता है, जहाँ जिनवू का नाम देखकर उसे शक होने लगता है, क्योंकि उसने भी वो मूर्ति वाली खबर पढ़ी थी। इसलिए वो उसी डंजन वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ जिनवू और योजिन रेड करने गए थे। लेकिन वहाँ बाहर सभी हंटर्स को देखकर वो सेलेक्टर समझ जाता है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हुई है और योजिन जिनवू की डंजन पार करने में मदद ले रहा है। अब वो सेलेक्टर जिनवू से अकेले में मिलता है और उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि योजिन ने उसे 30 बिलियन वॉन दिए हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है। तभी जिनवू अपने इनविजिबल टेक्निक से उस सेलेक्टर को डराते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। इसमें वो सेलेक्टर कहता है कि उसने बस वो मूर्ति वाली खबर पढ़ी थी, ऊपर से आजकल सभी सी रैंक डंजन में आप लोग ही जा रहे हो, इसलिए मैंने दोनों बातों को बस मैच कर लिया। तो जिनवू रिलैक्स हो जाता है कि उसके बारे में और किसी को नहीं पता। इसके बाद जिनवू उस सेलेक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारा गिल्ड तो ज्वाइन नहीं कर सकता, पर तुम्हें 2 सी रैंक डंजन बेच सकता हूँ। तो वो सेलेक्टर वो डंजन खरीद लेता है, लेकिन वापस ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जिनवू और योजिन कुछ दिनों के लिए और डंजन नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से महंगे दाम पर डंजन खरीदने के कारण वो बेवकूफ बन गया है। अगले दिन जिनवू शहर के थोड़ा दूर आ जाता है, क्योंकि उसका लेवल 40 हो गया था और उसी के साथ उसे एक जॉब चेंजिंग मिशन मिला था, जिसके लिए ही वो यहाँ आता है। अब उसके वहाँ पहुँचते ही वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर जिनवू चला जाता है, जहाँ जिनवू अंदर जाने पर देखता है कि वो इस डंजन के अंदर हीलिंग पोशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद जिनवू के सामने एक बीस्ट आ जाता है जो आर्मर से कवर था। तो जिनवू उस पे अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जिनवू को उसी स्नेक की याद आती है, इसलिए वो उस डैगर को रख के अपने हाथों से उस बीस्ट पर अटैक करता है और उसकी गर्दन अलग करके उसे मार देता है। तभी वहाँ और भी बीस्ट आ जाते हैं, तो जिनवू उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी एक इनविजिबल मैजिशियन जिनवू पर अटैक करने की कोशिश करता है और जिनवू ये जान जाता है और उसे मार देता है। अब जिनवू एक एक करके उन सभी को मार देता है, जिससे उसे एक आर्मर और कुछ आइटम्स मिलते हैं। साथ ही उसका लेवल भी बढ़ गया था। अब जिनवू उस जगह पर आगे बढ़ने लगता है जहाँ उसके सामने एक बड़ा सा गेट था। तो गेट खोलने पर जिनवू वहाँ पर एक इग्रिस नाम के नाइट को देखता है, जिसका टाइटल रेड था। ये देखकर जिनवू घबरा जाता है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका था। उसी वक्त इग्रिस जिनवू पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए जिनवू इधर उधर भाग रहा था। इसके बाद जिनवू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आर्मर पर भी जिनवू के डैगर का असर नहीं हो रहा था। तो जिनवू अपना डैगर इन्वेंट्री में रख लेता है। ये देखकर इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड छोड़ देता है और लगातार जिनवू को पीटने लगता है, जिसकी वजह से जिनवू बहुत ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन आर्मर की वजह से वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद जिनवू अपनी स्पीड बढ़ा के इग्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इग्रिस की स्पीड तो उससे भी ज्यादा थी। अब वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहाँ एक बार जिनवू इग्रिस की गर्दन पर मारने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि इग्रिस का कमजोर हिस्सा उसकी गर्दन ही थी। लेकिन इसकी वजह से इग्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिनवू को पटक पटक कर पीटने लगता है और लास्ट में उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी मौका पाकर जिनवू इग्रिस की गर्दन में अपना डैगर घुसा के उसे मार देता है, जहाँ इग्रिस के मरने के बाद जिनवू को एक एस रैंक हेलमेट मिलता है। साथ ही उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन और कुछ और आइटम्स मिलते हैं। उसी वक्त उसके आसपास कई सारे पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं, जिसमें से पहले वाले बीस्ट बाहर आ रहे थे। तभी जिनवू का सिस्टम उसे बताता है कि वो जितनी देर यहाँ रुकेगा उसे उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो जिनवू उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो काफी थक चुका था, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके वहाँ से जाने की सोचता है, पर एक बीस्ट उसके हाथ से वो स्टोन दूर फेंक देता है।
जिसे देखकर जिनवू समझ जाता है कि अब अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे इन सबको मारना होगा, वरना वो यही मारा जाएगा। पर वो उन बीस्ट को नहीं मार पा रहा था क्योंकि वो काफी थक चुका था। ऊपर से उसके हाथ भी काफी इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण उसे उसकी मौत के विजन्स आने लगते हैं। तभी एक बीस्ट उसका सर फोड़ देता है और उसे जान से मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त जिनवू का सिस्टम उसे डेली गोल का नोटिफिकेशन देता है जो जिनवू ने पूरा नहीं करा था, इसलिए उसे पेनल्टी एरिया में भेज दिया जाता है जहां जिनवू हीलिंग पोशन इस्तेमाल कर सकता था। तो जिनवू को थोड़ी राहत मिलती है और वहां वो पोशन पी के अपनी थकान खत्म कर लेता है और अपने आप को हील भी कर लेता है। इसके बाद जिनवू वहां के मॉन्स्टर्स को मारने लगता है ताकि वो लेवल अप करके उन आर्मर वाले बीस्ट को भी मार सके। अब एक एक करके जिनवू उन सभी बीस्ट को मार देता है, जिससे उसका लेवल काफी बढ़ गया था। तो जिनवू अब शॉप से एक अच्छी सी स्वॉर्ड खरीद लेता है जिसका डैमेज 25% ज्यादा था। साथ ही जिनवू इग्रिस से मिली एक स्किल जिसका नाम रूलर्स हैंड था उसे भी सीख लेता है, जिसकी मदद से वो किसी को मैनिपुलेट कर सकता था। अब वो वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां एक एक करके वो फिर से उन बीस्ट को मारने लगता है। लेकिन जिनवू देखता है कि वो बीस्ट तो कम ही नहीं हो रहे, ऊपर से उन बीस्ट को मार के उसका लेवल भी नहीं बढ़ रहा। तो ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि इन बीस्ट को पीछे छुपे मैजिशियन कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिनवू एक एक करके उन सभी मैजिशियंस को मार देता है, जिसके कारण वो बीस्ट भी खत्म हो जाते हैं और जिनवू का ये मिशन पूरा हो जाता है, जिसके कारण उसे नेक्रोमेंसर का टाइटल भी मिल जाता है। साथ ही उसे एक एबिलिटी भी मिलती है जिसकी मदद से वो डेड मॉन्स्टर्स को अपना सर्वेंट बना सकता था, जिसके लिए उसे बस उन मॉन्स्टर की लाश के आगे एराइज बोलना था। लेकिन अगर 3 बार बोलने पर भी कोई मॉन्स्टर उसका सर्वेंट नहीं बनता तो जिनयू उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब जिनवू उन बीस्ट की लाशों को अराइज बोल के अपना सर्वेंट बना लेता है, जिसके बाद वो इग्रिस के पास जाके अराइज बोलता है। लेकिन पहली बार में इग्रिस उसका सर्वेंट नहीं बनता। तो जिनवू दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन तभी कुछ नहीं होता। तो जिनवू उसे समझाने लगता है कि जिद करने से कुछ नहीं होगा, उसे तो बल्कि उसका साथ देना चाहिए, जिससे उसे एक दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। तो तीसरी बार अराइज बोलने पर इग्रिस उसका सर्वेंट बन जाता है और अब इग्रिस समेत वो सभी बीस्ट जिनवू के सामने झुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे थे, जहां पर एक ऐसा डंजन था जिसे अभी तक कोई भी हंटर कंप्लीट नहीं कर पाया था। और इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है।